तो फर्स्ट एड मेडिसिन, फर्स्ट एफसीपीएस मेडिसिन गाइडलाइन, तो हम हर एक ये मेडिसिन की है, उसके बाद सर्जरी, गायनी, ऑब्स, हर एक की गाइडलाइन होंगी। तो सबसे पहले एफसीपीएस मेडिसिन गाइडलाइन को मैं डिस्कस इसलिए करूंगा कि ये जो पैटर्न है ये सेम, सब में सेम होगा। और दूसरों में अगर आप सर्जरी में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें एडिशनल होंगी, गायनी ऑब्स में कुछ चीज़ें एडिशनल होंगी, लेकिन एफसीपीएस गाइडलाइन, मेडिसिन गाइडलाइन जो है ये आपकी मेन स्ट्रीम है, इसको आपने फोकस रखना है और यही पैटर्न है। आपने जब आगे मूव करना है तो आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो वो क्या चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी बुक ऐड करनी है, कौन सी बुक्स ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेन लेकिन जो मेन चीज है कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, वो ये पहली स्लाइड है, इसी को मेन आपने फॉलो करना है। ये एफसीपीएस गाइडलाइन फॉर मेडिसिन एंड पैथोलॉजी सेम है। जी मैं एंड पे सीधे की भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि और ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपने मेडिसिन गाइडलाइन जो है, मेडिसिन की गाइडलाइन और आपकी पैथोलॉजी की गाइडलाइन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दोनों के बारे में यही आपका होगा, पैटर्न ये होगा। और इसके अलावा जितनी भी और बुक्स हैं, स्पेशलिटीज हैं, उनकी उनका भी पैटर्न ये होगा। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, लेकिन एडिशनल चीजें मैं जो बताऊंगा उनको आपने नोट कर लेना है। तो मेन फोकस आपका इस स्टार्ट में होना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, जो मेहनत भी करते हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में करते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन में करने से उनकी जो बुक्स होती हैं वो उनको सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होती, और वो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको इतना फायदा नहीं होता। तो तो मैं शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो वेबिनार है ये फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म की तरफ से है। और फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म आपको पता है, आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ। तो मैंने अभी तो यूएसएमएल ली, लेकिन पहले मैं एफसीपीएस पार्ट 1 किया था, एमडीएमएस ये एग्जाम दिए थे। तो फिर लेकिन मैंने इनको उसमें यूएसएमएल ही बाद में किया। और फर्स्ट स्टेप 1 के कंप्लीट लेक्चर ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये एक बिग डिफिकल्टी थी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको फर्स्ट एड नहीं आती थी, तो मैंने ये इससे कंप्लीट लेक्चर तैयार कर दिए। खैर, जो बात है वो है आपकी अभी मेडिसिन गाइडलाइन। तो मेडिसिन गाइडलाइन में आपने फिजियोलॉजी कहाँ से करनी है। फिजियोलॉजी के लिए दो सोर्सेज हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फर्स्ट एड और दूसरी है बीआरएस फिजियोलॉजी। तो अब ये है कि सर कहाँ से करें फिजियोलॉजी को। तो जो स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, उनको फर्स्ट एड डायरेक्टली फिजियोलॉजी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें उसने कीवर्ड लिखे हुए हैं। उनके लिए बेहतर ये है कि बीआरएस फिजियोलॉजी की कर लें। तो बीआरएस फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया है, तो उनके लिए बेटर है कि वो बीआरएस फिजियोलॉजी पहले कर लें और फिर फर्स्ट एड से फिजियोलॉजी करें। फर्स्ट एड में वो सारी फिजियोलॉजी लिखी हुई है ऑलमोस्ट, जो बीआरएस फिजियोलॉजी ने लिखी है, लेकिन बात यह है कि फर्स्ट एड ने कीवर्ड लिखे हैं, समझ नहीं आता। तो जो स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो और खुद से स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने पहले बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है, फिर फर्स्ट एड पे आना है। तो बीआरएस फिजियोलॉजी आपकी इनिशियल बुक होगी, और फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। अगर आप लेक्चर्स दे रहे हैं फिर आपको बीआरएस फिजियोलॉजी सुनने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी वेबसाइट पे बीआरएस फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो बीआरएस फिजियोलॉजी ने बताया हुआ है मैंने फर्स्ट एड के लेक्चर में वो बता दिया है, तो फर्स्ट एड के लेक्चर सुनते हुए आप वो चीज़ें उधर लिख लें, और जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो आपके कंसेप्ट बन जाएं, और फिर जो की वर्ड है वो मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है आपकी जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी के लिए, अच्छा, जनरल पैथोलॉजी कहाँ से करनी है। ये जनरल पैथोलॉजी आमतौर पे जो रॉन्ग डायरेक्शन है वो ये है, वो ये है कि
आपको कहा जाता है कि BRS पैथोलॉजी से कर लें जी, या पैथोलॉजी BRS पैथोलॉजी से कर लें। तो BRS पैथोलॉजी एक मुश्किल बुक है, आपको BRS पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी BRS पैथोलॉजी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट बुक समझी जाती है पैथोलॉजी के लिए, वो पैथोमा है। आप पैथोमा से जनरल पैथोलॉजी कर सकते हैं, और जनरल पैथोमा आप खुद कर लें, या जो जिनके कंसेप्ट वीक हैं उनके लिए जो डॉक्टर हाफिज आतिफ के लेक्चर्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। फिर है स्पेशल पैथोलॉजी कहाँ से करनी है। स्पेशल पैथोलॉजी, फर्स्ट एड, स्पेशल पैथोलॉजी मोर देन एनएफ है। आपको बात स्टूडेंट्स होते हैं वो पैथोलॉजी में एफसीपीएस करना चाह रहे होते हैं और कहते हैं कि सर हम क्या रोबिन पढ़ें स्पेशल पैथोलॉजी के लिए। कोई आपको रोबिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेशल पैथोलॉजी जो फर्स्ट एड ने लिख दी है वो मोर देन एनएफ है। अगर आपको आती है तो आप इजीली एग्जाम पास कर लेंगे, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो कोई भी स्पेशलिटी है, मेडिसिन, पैथोलॉजी, कोई भी स्पेशलिटी है, फर्स्ट एड पैथोलॉजी मोर देन एनएफ है। और बात गायनियोलॉजी के कैंडिडेट पूछते हैं सर हम तो अब स्पेशल पैथोलॉजी ना करें। जी आपने भी करनी है, जितनी भी डिजीजेज हैं वो स्पेशल पैथोलॉजी से निकलती हैं। आपकी जितनी भी आल आपकी मेडिसिन बेस ही स्पेशल पैथोलॉजी पे करती है, आपको क्लिनिकल बेस ही पैथोलॉजी पे करता है, तो आप किस तरह एक पैथोलॉजी को स्किप कर सकते हैं। तो जो भी स्पेशलिटी है आपने स्पेशल पैथोलॉजी करनी है, लेकिन आपकी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। और कौन सी बुक कर सकते हैं जी, पैथोमा कर सकते हैं, पैथोमा से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जब कर रहे होते हैं तो एक बुक यूज करें अपने एग्जाम के लिए, और वो फर्स्ट एड ही है। फर्स्ट एड से आपने स्पेशल पैथोलॉजी कर लेनी है, और मोर देन एनफ है। और अगर किसी के इसमें कंसेप्ट वीक हैं और समझ नहीं आती फर्स्ट एड की, तो उसके लिए लेक्चर जरूर उसको लेक्चर सुनने के बाद ये नहीं होगा कि लेक्चर सुने और कहे कि अभी समझ नहीं आई। लेक्चर सुनने के बाद उसको समझ आ जाएगी, लेकिन जिसको पहले ही समझ है वो बस अच्छी तरह पढ़ ले। लेकिन मेरा काम है आपको गाइडलाइन देना कि आपने करना कहाँ से है। तो करने के लिए आपकी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। अगर आप इधर इधर से आपको स्पेशल पैथोलॉजी आती है तो आपको कुछ भी किसी और बुक गोलजान और इधर उधर BRS पैथोलॉजी, बाद लोग आपको जो रॉन्ग गाइड करते हैं। इवन के मैं कुछ गाइडलाइन देख रहा होता हूँ, इवन के वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस भी बड़ी हुई हैं, उधर लोग वो गाइड कर रहे होते हैं कि आप ये करें, BRS पैथोलॉजी यूज करें। कोई जरूरत नहीं है BRS पैथोलॉजी करने की, और ना उन्होंने भी BRS पैथोलॉजी यूज नहीं की होती। जो BRS सीरीज में सबसे बेस्ट बुक समझी जाती है वो BRS फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी नहीं है। BRS फिजियोलॉजी बेस्ट बुक है, लेकिन BRS पैथोलॉजी इतनी अच्छी बुक नहीं है। लाइक उसके कंपैरेटिवली पैथोमा अच्छी बुक है, उसकी कंपैरेटिवली ये जो फर्स्ट एड है ये अच्छी बुक है। जी सर, हमने माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी कहाँ से करनी है। फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, बल्कि मोर देन यानी कि ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड ने ज्यादा ही दी होगी, कम नहीं दी होगी। इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड ने ज्यादा दी होगी, कम नहीं दी होगी। अब यह है कि इम्यूनोलॉजी में जो चीजें आपने नहीं छोड़नी, जिनको आप स्किप करके जा ही नहीं सकते, वो कौन सी हैं। वो आपने एक हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला जो है वो बहुत अहम है। और उसके बाद जो हाइपरसेंस और जो डिजीजेज हैं, एंड पे डिजीजेज लिखी हुई हैं, वो जो टेबल बना हुआ है इम्यूनो डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं, वो 2 पेजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसमें एक उसने पेज दिया है फर्स्ट एड पे, जिसमें उसने एंटीबॉडीज बताई हुई हैं कि ये एंटीबॉडीज इन डिजीज में पॉजिटिव होती हैं। अगर आपने ये कर ली जो टॉपिक मैंने बताए हैं, तो 90% मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो इम्यूनो का पेपर होगा इन्हीं टॉपिक्स में आएगा। इम्यूनो के MCQ होंगे वो इन्हीं ये जो मैंने आपको भी बताया, हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है, आर्गन ट्रांसप्लांट है, और फिर आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैं, और एंटीबॉडी कौन कौन सी एंटीबॉडी किस किस में पॉजिटिव है, और ये टॉपिक्स हैं। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये इससे 90% आपके MCQ कवर हो जाएंगे। अगर आपको इम्यूनो सारी भी नहीं पढ़नी तो ये आपने जरूर पढ़ के जाना है। खैर, बताने का मकसद ये था कि फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है आपकी इम्यूनो के लिए, और माइक्रोबायोलॉजी
अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट मैंने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर माइनर, उसमें मैंने इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी के, वो देख लीजिएगा। फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइएगा और वहाँ आपको माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माइनर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जल्दी में बताए थे स्टूडेंट्स को, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उधर अवेलेबल। लेकिन उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मोर देन एन फर्स्ट एड, और न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी है, जो हमें गाइड किया जाता है न्यूरोलॉजी में, कहा जाता है कि जो आप कैप्लन एनाटॉमी कर लें, कैप्लन एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी, ये कैप्लन से कर लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कैप्लान है मैंने पढ़ी हुई है, मैंने उसको क्योंकि यूएसएमएलई में मैंने इसे पढ़ा था, तो वो इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन और कुछ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लिखी हुई हैं, और वो चीज़ें आपको एग्जाम के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई हैं, और आपको और जब आप पढ़ते हैं आप तो सब कुछ पढ़ते हैं, तो इसलिए कैप्लन एनाटॉमी को तो 1 हफ्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगा भी लेंगे तो आपको सिर्फ कैप्लन एनाटॉमी उधर डिटेल में मिलेगी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी कम डिटेल में मिलेगी। तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जो सीएनएस को कवर करे, एम्ब्रियोलॉजी भी कवर करे, उसकी एनाटॉमी भी कवर करे, न्यूरो एनाटॉमी, और सीएनएस की वो फिजियोलॉजी भी कवर करे, फिजियोलॉजी, सीएनएस का वो पैथोलॉजी भी कवर करे, सीएनएस फार्माकोलॉजी भी कवर करे, तो वो एक ही बुक है, वो है फर्स्ट एड। लेकिन फर्स्ट एड का इशू ये है कि फर्स्ट एड की जो सीएनएस है टफ लिखा हुआ है। क्यों टफ लिखा हुआ है? क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, वो सिर्फ आपको ये बता सकता था भाई ये चीजें करने वाली हैं। अगर वो एक्सप्लेन करता तो फर्स्ट एड तो पहले 4 साल का सिलेबस है, अगर फर्स्ट एड एक्सप्लेन करने पे बैठे तो 4 साल का सिलेबस एक बुक में कभी भी कवर नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट एड ने सिर्फ की वर्ड लिखे हैं, काम की बातें लिखे हैं, उनको समझना वो आपका काम है। तो फर्स्ट एड में ने सीएनएस को एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब कुछ लिखा है, अमेजिंग और अमेजिंग लिखा है। तो सबसे बेस्ट बुक यही है फर्स्ट एड। मगर फर्स्ट एड का फिर वही इशू है, न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो पैथोलॉजी, फर्स्ट एड। तो उसमें हम आपकी हेल्प, प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प क्या कर सकता है कि फर्स्ट एड के जो लेक्चर्स हैं न्यूरो एनाटॉमी के, वो आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो सुनने के बाद आपको न्यूरो के जो वो कंसेप्ट जो आपकी सेकेंड ईयर में जब आपने न्यूरो पढ़ी थी, न्यूरो एनाटॉमी, उस वक्त आपके वो क्लियर नहीं हुए थे, वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये है उसके लिए जो सब्सक्राइबर है, लेकिन जो सब्सक्राइबर नहीं है उसने कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी फिर लाजिम पढ़नी, उसने ये पढ़नी है, उसने डायरेक्ट फर्स्ट एड से ये नहीं पढ़ना, उसने पहले कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी उधर से करनी है। क्योंकि डायरेक्टली अगर फर्स्ट एड से वो ये सीएनएस करेगा तो वो मुश्किल होगा उसके लिए, तो वो कैप्लन से न्यूरो एनाटॉमी पढ़े और उसके बाद वो फर्स्ट एड से पढ़े। जी, मेडिसिन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उनको शॉर्ट स्नेल करने की ज़रूरत नहीं है, एनाटॉमी में डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एनाटॉमी शेल्फ नोट्स कर लें। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स जो हैं ये 100 एनाटॉमी के केसेस हैं, जो क्लिनिकल केसेस हैं, जो एक प्रोफेसर है उसने उनको वो लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो एनाटॉमी शेल्फ नोट्स आप कर लें और शॉर्ट स्नेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिसिन में अपीयर हो रहे हैं और जो पैथोलॉजी में अपीयर हो रहे हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजी में अपीयर हो रहे हैं, जो ईएनटी में अपीयर हो रहे हैं। ईएनटी वाले ईएनटी रिलेटेड एनाटॉमी पे फोकस करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी वाले आई रिलेटेड उस पे फोकस करते हैं। लेकिन जो बच्चे एनाटॉमी शेल्फ नोट्स हर एक ने करने हैं, लेकिन मेडिसिन और पैथोलॉजी वालों के लिए काफ़ी ही एनाटॉमी है, इसके डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट एड से जब वो पढ़ रहे होते हैं तो एनाटॉमी उधर से भी कवर हो जाती है। रिमेनिंग एनाटॉमी एमसीक्यू जो एमसीक्यू बुक होती है उधर से कवर हो जाती है। तो इसलिए मेडिसिन के बच्चों के लिए अ, ये शॉर्ट स्नेल नहीं उन्होंने करनी, उन्होंने सिर्फ एनाटॉमी शेल्फ नोट्स कर लेने हैं। जी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पास एमसीक्यू।
फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, लेकिन इसमें फर्स्ट एड में बायोकेमिस्ट्री मोर ज़्यादा लिखी हुई है एज कम्पेयर टू इतनी डिफिकल्ट या इतनी डिटेल में एग्जाम में नहीं आती बायोकेमिस्ट्री जितना फर्स्ट एड ने दे दिया हुआ है। उसने तो यूएसएमएल के लिहाज से दे दिया हुआ है, लेकिन तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं अपने एक लेक्चर में जो कि हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड मेडिसी चैनल पे पड़ा हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर माइनर। तो उधर से आपने ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। बाकी वो तो मैंने जल्दी से बताए थे, लेकिन आपने जो चीज़ जो जो माइनर लाइक बायोकेमिस्ट्री है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी है, अगर आपने फर्स्ट एड से नहीं करनी तो आपने जो एमसीक्यू उसको 2 एमसीक्यू बुक से करना है। यानी अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू ही करने हैं माइनर में, अगर आप स्किप करते हैं माइनर फर्स्ट एड से, तो आपने फिर कम से कम 2 एमसीक्यू बुक से वो माइनर प्रिपेयर करने हैं। यानी कि 2 एमसीक्यू बुक से बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन करना है अगर आप फर्स्ट एड से नहीं करते। तो फर्स्ट एड के आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने कर लेने हैं बायोकेमिस्ट्री के। और फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, आपको कोई और कैप्लन बायोकेमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। जी हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी रॉन्ग, इधर भी बच्चों को रॉन्ग गाइड किया जाता है जी आप हिस्टोलॉजी को बुक खरीद लें, आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी खरीदें। बहुत गलत बात है। हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इतनी एम्ब्रियोलॉजी आपको रिक्वायर ही नहीं है। आपने कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट तो नहीं बनना, तो आपने एमसीक्यू करने हैं, तो आपको हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी एक बुक एडिशनल बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप उसे फर्स्ट एड से जब आप सिस्टम कर रहे होते हैं तो पहले वो एम्ब्रियोलॉजी देता है, अगर आपको एम्ब्रियोलॉजी आती है तो काफ़ी एमसीक्यू हो जाते हैं। और साथ आप जो भी ये तनवीर नोट्स रहने दें, ये पहले से पीडीएफ बना हुआ था तो मैंने उसको यूज़ करना था। तो उसके अलावा जो भी आप एमसीक्यू बुक कर रहे हैं उस उधर से आप एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन अच्छी तरह कर लें। तो फर्स्ट एड और एमसीक्यू बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपने एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन करना है। जी, अब ये है, ये चीज़ें हो गई कि आपने ये कहाँ-कहाँ से आपने अपनी बुक्स करनी है। अब एमसीक्यू बुक, ये जितनी भी चीज़ें थी आपको ये समझ आई होगी कि हर चीज़ में फर्स्ट एड ही है, या बीएलएस फिजियोलॉजी है, या एक कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी थी इधर, अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे सब्सक्राइबर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, ना कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी करने की जरूरत है। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो आपने कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी भी करनी है कैप्लान से, और बीआरएस फिजियोलॉजी भी करनी है। तो बाकी चीजें आपने ये देखा कि सारी की सारी फर्स्ट एड से हो रही हैं, फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, इसलिए फर्स्ट एड आपको आनी चाहिए। उसके साथ फर्स्ट एड के साथ आपने एक एमसीक्यू बुक सिलेक्ट, ओनली वन एमसीक्यू बुक। ठीक है। अब कौन-कौन सी बुक बहुत अच्छी हैं? आपके पास मेडिकल है, आपके पास सलाहुद्दीन कमाल है, आपके पास रफ़ीउल्लाह है, आपके पास राबिया अली है, और एक और बुक ठीक है। अच्छा, ये मेडिकल है, सलाहुद्दीन कमाल है, रफ़ीउल्लाह है, राबिया अली है। अब जो नई बुक है ये वो डबल ए नोट्स हैं, डबल ए नोट्स, डबल ए नोट्स। तो आपने इन बुक्स में से सिर्फ एक बुक आपने चूज करनी है। आपने सारी बुक चूज नहीं कर लेनी। आप क्या करते हैं, सारी बुक ले आते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। ओ भाइयों, एक बुक लाया करो और उसे पढ़ लिया करो। अगर आपको एक बुक भी अच्छी तरह आती है आपका एग्जाम पास हो जाता है। फर्स्ट एड के साथ ओनली वन एमसीक्यू बुक। तो अब पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता था, ये सारी अच्छी बुक हैं। अब लेकिन मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बता देता हूँ। मेडिकल भी अच्छी बुक है, मैं सब ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, सब ने पास एमसीक्यू को इकट्ठा किया है, चाहे वो रफ़ीउल्लाह है, चाहे राबिया अली है, चाहे सलाहुद्दीन कमाल है, चाहे मेडिकल है। तो और चाहे वो डबल ए नोट्स है। तो इनमें से जो बुक है जो सिस्टम वाइज है, एक मेडिकल सिस्टम वाइज है, एक राबिया अली सिस्टम वाइज है, और एक डबल ए नोट्स सिस्टम वाइज है। डबल ए नोट्स, डबल ए नोट्स।
जी, जो ये सब अच्छी बुक्स हैं। और मेडिकल सलाहुद्दीन कुमार, रफ़ीउल्लाह, राबिया अली। तो अब मैं रिकमेंड पहले मैं रिकमेंड करता था राबिया अली भी सिस्टम वाइज थी, मेडिकल भी सिस्टम वाइज है, डबल ए नोट्स भी सिस्टम वाइज हैं। तो राबिया अली एक आई थिंक एक लेंथी बुक है और बहुत लेंथी है। मेडिकल भी लेंथी बुक है और उसमें मिस्टेक भी हैं। और वो बस आप स्टूडेंट जो होते हैं वो देख के कि भाई रेफरेंस लिखा हुआ है, तो आप तो हो जाते हैं इम्प्रेस लेकिन उसमें भी मिस्टेक हैं। तो मिस्टेक को आप खुद चेक किया करें। कोई पर्सन भी उस वक़्त तक सैटिस्फाई नहीं हो सकता, हमेशा उसके लिए एमसीक्यू कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे जिसने फर्स्ट एड नहीं पढ़ी होगी। जो चीज़ों को याद करना चाहता है, इन एमसीक्यू बुक को अच्छी तरह आसानी से करना चाहता है, वो फर्स्ट एड को अच्छी तरह कर ले। जब फर्स्ट एड आती होगी, कांसेप्ट क्लियर होंगे, ये एमसीक्यू बुक बस वो पढ़ेगा, गो थ्रू करेगा, तो उसे समझ भी आएगी, उसे मज़ा भी आएगा। जिसको फर्स्ट एड नहीं आती है वो इन एमसीक्यू बुक को रट्टा लगाएगा और इन एमसीक्यू बुक को रट्टा नहीं लग सकता। तो इसलिए फर्स्ट एड पहले अच्छी तरह कर लेनी है। तो देखें डबल ए नोट्स, तो मैं अब रिकमेंड करता हूँ कि आप डबल ए नोट्स करें। डबल ए नोट्स उसके ऑथर हैं डॉक्टर आतिफ अफजल एंड डॉक्टर खिजर रब्बानी। तो उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा आपने किस तरह ये बुक जो है वो किया है इसको। तो उन्होंने बताया कि हमने पास एमसीक्यू को सिस्टम वाइज किया है। तो डबल ए नोट्स अब मैं रिकमेंड करता हूँ। तो अब आपने इसको यूज किस तरह करना है, अब मैं ये बताता हूँ कि यूज किस तरह करना है, आपने तैयारी किस तरह करनी है। आपने कोई भी सिस्टम है तो उसे पहले आपने फर्स्ट एड को आर्गन सिस्टम से शुरू करना है। आर्गन सिस्टम का मतलब है सीवीएस है, सीएनएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रीनल है। तो आपने एक सिस्टम कर लिया, फर्ज किया आपने सीवीएस किया, ठीक है। तो फर्स्ट एड से पहले आपने सीवीएस कर लेना है। फर्स्ट एड स्टेप 1 से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लेक्चर सुन लें फर्स्ट एड स्टेप 1 के, और सीवीएस हो गया उनका। उसके बाद उन्होंने डबल ए नोट से सीवीएस, सॉरी रफी के पॉइंट्स, रफीउल्लाह भी एक बुक लेनी है आपने, रफीउल्लाह से रफी के पॉइंट कर लेने सीवीएस के, रफी पॉइंट सीवीएस के। फर्स्ट एड से सीवीएस कर लिया, फिर रफी के पॉइंट से सीवीएस, रफी के पॉइंट जो सीवीएस के वो कर लिए। फिर आपने डबल ए नोट्स पे आ जाना है। डबल ए नोट्स, डबल ए नोट से वही आपने उसके एमसीक्यू कर लेने। तो डबल एन ये आपकी तरतीब होनी। इस तरह आपने सारे आर्गन सिस्टम को खत्म करना है। तो आपने मल्टीपल बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड लें, रफीउल्लाह ले लें, जो जो मैं आपको ये मेरी रिकमेंडेशन है। और उसके बाद जो भी सिस्टम करें उसका फिर उसके बाद उसके रफ़ी के पॉइंट कर लें सीवीएस। उसके बाद अच्छा रफ़ी के साथ है उसने एमसीक्यू भी दिए होंगे, तो एमसीक्यू पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट आ जाएं उस पे डबल ए नोट्स पे। तो सीवीएस के वो डबल ए नोट्स कर लें। रफ़ी के सिर्फ रफ़ी की बुक से आप पॉइंट करें और फिर डबल ए नोट्स एमसीक्यू करें उसी सिस्टम के। एक और बात है कि रफ़ी की एक और बुक है फास्ट एड। तो मैं फास्ट एड को रिकमेंड नहीं करता। वो फर्स्ट एड की फर्स्ट एड, तो आपने फर्स्ट एड करनी है, आपने फास्ट एड नहीं करनी। मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता कि फर्स्ट एड खुद ही एक शार्ट बुक है। भाई शार्ट बुक में से और क्या शार्ट निकालोगे। तो फर्स्ट एड आप करें, आपको फास्ट एड करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एड आपने करनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया आपने किस तरह मूव करना है। एंड पे आपने क्या करना है मैं बताऊंगा। एंड पे जब आपके ये इस तरह आपने अपनी फर्स्ट एड भी खत्म हो गई आपकी, उसके साथ रफी के पॉइंट खत्म हो गए, उसके बाद आपके डबल ए नोट्स आपने कर लिए। तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब आपने लास्ट पे जब डेज कम रह जाने अपने आपके एग्जाम में, तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपने एस के सीरीज, एस के सीरीज जो लेटेस्ट एस के सीरीज की बुक, लेटेस्ट जो गोल्डन फाइल आई होगी। ये गोल्डन फाइल क्या होते हैं। गोल्डन फाइल असल में होती ये है कि पहले जब स्टार्ट हुए ये एफसीपीएस के पास एफसीपीएस के पेपर, तो आपको पता है कि फेब में एग्जाम होता है। फिर तो 2 अटेम्प्ट के पेपर इकट्ठे कर लिए जाते थे और उसको गोल्डन फाइल 1 का नाम दे दिया गया। फिर नेक्स्ट गोल्डन फाइल 2 अटेम्प्ट के पेपर आए, उनको गोल्डन फाइल 2 का नाम दे दिया गया।
तो अभी जो लेटेस्ट जो पेपर हैं जो अभी हुए हैं, अब वो आपको गोल्डन फाइल 14 में मिलेंगे। तो गोल्डन फाइल 14, SK 14 और या SK 13 आप कर लें। ये आपकी सारी तैयारी है, ठीक है, ये आपकी सारी तैयारी है। तो समझ आ गया आपको आपने किस तरह मूव करना है? मैंने आपको ये बताया है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट एड को अच्छी तरह करना है। फर्स्ट एड में से CVS किया या कोई भी सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम किया, उसके बाद रफ़ी के पॉइंट कर लेने हैं उसी CVS के। उसके बाद CVS जो है AA नोट से MCQ कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, ये आपकी तैयारी होगी। इस तरह आपने ये फर्स्ट एड को, AA नोट और रफ़ी को ख़त्म कर लिया। लास्ट पे आके आपने जो SK लेटेस्ट होगी, अभी 14 है या 13 है, आपने वो करनी है जी। SK गोल्डन अलग, ये गोल्डन फाइल्स ही हैं। ये गोल्डन फाइल 13 गोल्डन फाइल, तो जो SK ने बनाई है उसने SK 13 बना दी है, ठीक है। SK 14 बना दी है जो सलाहुद्दीन कमाल ने लिखी है। जो रफ़ी की भी 13 है, रफ़ी की भी वो 11 और 12 है। तो ये गोल्डन फाइल्स ही हैं। तो SK गोल्डन फाइल 13, SK गोल्डन फाइल और रफ़ी गोल्डन फाइल 13, इस तरह हर एक ने अपने अपने, तो इन्हें गोल्डन फाइल कहते हैं कि आपके पास पेपर के वो उनने कंपाइल किए हुए हैं। एनाटॉमी का मैंने बता दिया। ये है मेडिसिन का आपका। मेडिसिन आपने इस तरह तैयार करनी है, मेडिसिन की गाइडलाइन यही कुछ है, ठीक है। अब अच्छा, जो स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट अच्छे हैं वो तो जबरदस्त, वो तो खुद ही कर लें। जिनको फर्स्ट एड खुद से आती है वो खुद से करें। और जिन स्टूडेंट्स की के कंसेप्ट वीक हैं, उनकी बेसिक वीक है, फर्स्ट एड में इजी प्लेटफॉर्म उनके लिए फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर, BLS फिजियोलॉजी के लेक्चर, पैथोमा जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर और एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर, गायनी ओब से कैंडिडेट के लिए गायनी ओब के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब कर सकते हैं और उधर से ये लेक्चर सुन सकते हैं। अच्छा, गायनी ओब्स, ये मेडिसिन क्या है? फर्स्ट एड, रफ़ी, AA नोट्स एंड SK 14, और जाएं अपना एग्जाम दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आपको आते हैं, आपने अच्छी तरह किया है, तो आप पास हैं। USMLE स्टेप 2C के नो नहीं, आपका पेपर पास हो जाएगा। कोई USMLE स्टेप 2C के इसके लिए जरूरत नहीं है, पार्ट 1 के लिए करने की जरूरत नहीं है। वो NLE या MDMS के लिए उसकी जरूरत है। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनको जरूरत है, और या फिर जो MD-MS का एग्जाम देते हैं उनको जरूरत होती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एग्जाम, जो नेक्स्ट है वो है FCPS साइकेट्री गाइडलाइंस। साइकेट्री भी सेम है, उसी तरह आपने तैयारी करनी है। जो हमारे सब्सक्रिप्शन होल्डर हैं वो BLS फिजियोलॉजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपने BLS फिजियोलॉजी पढ़ के जो कंसेप्ट निकालने हैं उससे ज्यादा कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैंने बता दिए हुए। तो आपको BLS तो अपना जो टाइम वेस्ट करना है आपने BLS फिजियोलॉजी पे, वो टाइम आप फर्स्ट एड को दे लें। जो टाइम आपने वेस्ट करना है कैप्लन न्यूरो एनाटमी पे और वो उसको समझना है, वो टाइम आप फर्स्ट एड को दे लें। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको कैप्लन न्यूरो एनाटमी और BLS फिजियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वेबसाइट पे आपको BLS फिजियोलॉजी के लेक्चर भी अवेलेबल होंगे, इसके भी लेक्चर भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपने ये करने नहीं। अच्छा, अब है साइकेट्री। सेम वही कुछ है, सेम वही कुछ का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी आपने फर्स्ट एड, और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं उन्होंने BLS फिजियोलॉजी भी जरूर करनी है। जनरल पैथोलॉजी लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड, स्पेशल पैथोलॉजी मोर देन एनफ है। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। न्यूरोलॉजी CNS में न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियो फर्स्ट एड लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ मोर देन एनफ है। अगर फर्स्ट डायरेक्टली फर्स्ट एड आपको समझ नहीं आएगी न्यूरो एनाटमी की, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। एनाटमी शेल्फ नोट्स, एनाटमी शेल्फ नोट्स जो है, जो साइकेट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मोर देन एनफ है एनाटमी, इतनी जितनी एनाटमी शेल्फ नोट्स ने दी है। और
फर्स्ट एड नहीं दी है। बायोकेमिस्ट्री आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, ये तनवीर नोट्स करने की अब जरूरत नहीं है। अब है नेक्स्ट वही सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक, और मैंने आपको एमसीक्यू बुक बता दी है। रफ़ी के पॉइंट करने आपने उसी सिस्टम के जो फर्स्ट एड से किया है, उसके बाद आपने जो है वो करना है उधर से डबल ए नोट से उसके एमसीक्यू करने हैं, लास्ट पे आपने एमसीक्यू बुक करनी है। लेकिन जो साइकेट्री के स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट नहीं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो सबसे हमारे प्लेटफॉर्म की जबरदस्त उनको एक चीज है, वो है फोकस साइकेट्रिक पोर्शन, फर्स्ट स्टेप 1 एंड फर्स्ट स्टेप 2 सीखे। अगर साइकेट्री के जो कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट एड के लेक्चर सुन लेंगे, मुझे ये इतना पता है कि फर्स्ट एड की जो साइकेट्री लिखी हुई है वो समझ नहीं आएगी। अगर कोई पढ़ेगा, आप पढ़ के देख लें, आप पढ़ के देखेगा, समझ आ जाएगी तो आप जबरदस्त हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं। और वो समझ नहीं आएगी फर्स्ट एड से डायरेक्टली। तो फर्स्ट स्टेप 1 एंड फर्स्ट स्टेप 2 सीखे के जो साइकियाट्री के लेक्चर्स हैं वो आपने अगर फर्स्ट वो सुन लेंगे तो आपका आपके साइकियाट्री के जो एमसीक्यू होंगे वो मिस नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यूरो एनाटमी मुश्किल लगती है, वो जब न्यूरो एनाटमी के लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह उनको न्यूरो एनाटमी के में इशू नहीं होगा, न्यूरो फिजियोलॉजी में इशू नहीं रहेगा। अच्छा नेक्स्ट ये है साइकियाट्री वाला, आप समझ आ गया कि साइकियाट्री में जो चीज ऐड करनी है वो सिर्फ ये है, बाकी मेडिसिन की तरह वो है कि आपने साइकियाट्री जो है वो फर्स्ट स्टेप 1 से और फर्स्ट स्टेप 2 सीखे से सुन लेनी है। कुछ चीजें मैं एंड पे बताऊंगा, अभी आप मूव कुछ चीज़ें मैंने एंड में बतानी है, तो अभी आप इधर ही रहिएगा। जो मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम चले जाएं, एफसीपीएस गायनी ओब्स गाइडलाइन, जो एफसीपीएस गायनी ओब्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाकी उसी तरह करना है। उन्होंने बाकी वही कुछ करना है जो मैंने बताया है। फिजियोलॉजी के लिए फर्स्ट स्टेप 1 एंड बीआरएस फिजियोलॉजी, अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं तो खुद से स्टडी कर रहा है तो बीआरएस फिजियोलॉजी खुद पहले करनी है। तो लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, जनरल पैथोलॉजी पैथोमा से करनी है, स्पेशल पैथोलॉजी मोर देन एनएफएन के लिए भी, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, सीएनएस न्यूरो एनाटमी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी फर्स्ट एड लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ मोर देन एनएफ है। एनाटमी शेल्फ नोट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उन्होंने शॉर्ट्स नेल ऐड करनी है, एब्डोमेन एंड पेल्विस। एनाटमी शेल्फ नोट्स तो करने हैं, लेकिन उसके साथ एब्डोमेन और पेल्विस से शॉर्ट्स नेल से करनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो एडिशनल चीज है जो दूसरों में नहीं था। तो और वैसे कुछ स्टूडेंट्स एमसीक्यू बुक करके पास भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। एब्डोमिनल पेल्विस पोर्शन जो है वो शॉर्ट्स नर्स से करना है। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड मोर देन एनएफ है। हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, उन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह करना है। अच्छी तरह करने का मतलब है कि उन्हें अच्छी तरह आता भी होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं रट्टाबाजी। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये जो गायनी ओब्स के, उन्होंने जो लेक्चर्स हैं गायनी ओब्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको अच्छी तरह उन पे अच्छा फोकस करना है, उनका मेन फोकस होना चाहिए। और कौन सी चीज एडिशनल मैंने बताई, एक चीज तो मैंने एडिशनल ये बताई है कि उन्होंने शॉर्ट्स नेल ऐड करनी है। दूसरी एडिशनल चीज जो एसके पिंक ऐड करनी है भाई सलाहुद्दीन कमाल, ये बुक आपने लाजिम ऐड करनी है। सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक आपको पता ही है कौन सी सिलेक्ट करनी है, मैंने आपको बता दी है। वो है एक रफ़ी के पॉइंट्स, फिर डबल ए नोट्स। तो ये आपने 2 बुक्स चूज कर लेनी है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स के गायनी ऑफ द कंसेप्ट वीक हैं वो, और उनको एसके पिंक समझ ना आए या नहीं आती, तो वो लेक्चर सुन लें गायनी ऑफ के लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, तो उसके बाद वो हाफ गायनोकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो उनके लिए एसके पिंक भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो रिमेनिंग ये है कि फर्स्ट एड लेक्चर, बीआरएस पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, पैथोमा,
anatomy shelf notes, gynae obs lecture are available on website. समझ आ गया जी? gynae obs वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गया? ज्यादा डबल ए नोट्स जो है इनकी जो एक आतिफ डॉक्टर आतिफ अफजल हैं और दूसरा डॉक्टर खिज़र रब्बानी है। तो डॉक्टर खिज़र रब्बानी से मेरी मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो भी आथर हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि मैं जब मेरे पास सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैं इन बुक्स को देखता हूँ क्योंकि मैंने रिकमेंड करना होता है, और जब तक आप बुक को देखें ना, रिकमेंड करना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर खिज़र रब्बानी पहले उन्होंने फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म से लेक्चर सुने हुए थे, और वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किस तरह कंपाइल किया है इसको। तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा किस तरह कंपाइल किया आपने डबल ए नोट्स को। तो उन्होंने बताया कि जितने भी पास एमसीक्यू थे, जितने भी पास एमसीक्यू हैं, हमने उनको सिस्टम वाइज जो है वो कंपाइल कर दिए। तो और ये जितनी भी बुक्स है ना मेडिकल, सबसे राबिया अली ने बहुत लेंथी लिख दिया हुआ है। आप एक बुक की पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेडिकल का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और उसमें ये तीन बुक्स थी, डबल ए नोट्स, राबिया अली और मेडिकल, ये तीन बुक्स थी जिन्होंने सिस्टम वाइज लिखा हुआ है। और पहले मैं मेडिकल को रिकमेंड करता था क्योंकि मैं राबिया अली से बेहतर समझता था मेडिकल को, और अब मैंने जब ये बुक डबल ए नोट्स को भी चेक किया, तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ डबल ए नोट्स। इसका वॉल्यूम भी कम है, और इसने पिछले जितने भी एमसीक्यू हैं उनको वो कंपाइल किए, पास एमसीक्यू को, और जो यानी कि बड़े अच्छे वे में कंपाइल किए, इसलिए मैं डबल ए नोट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ जी। अब हैं सर्जरी के स्टूडेंट्स, सर्जरी कैंडिडेट्स। एफसीबीएस जो सर्जरी है, एफसीबीएस सर्जरी गाइडलाइन उसमें आपने जो फिजियोलॉजी है उसे उसी तरह फर्स्ट एड से कवर करना है, और बीआरएस फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर। जनरल पैथोलॉजी पैथोमा, इसके भी जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर्स भी हैं। स्पेशल पैथोलॉजी भी उसी तरह फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। लेकिन फर्स्ट एड से आपको न्यूरो समझ नहीं आएगी। अगर समझ आ जाए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस हैं, अगर आपको फर्स्ट एड से ये समझ आ जाए, न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियोलॉजी। तो उसके लिए अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको न सिर्फ एग्जाम पास करने में हेल्प करेंगे, बल्कि जब आप रेजिडेंट होंगे तो आप अपने कंसेप्ट को वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जो स्पेशल पैथोलॉजी है, जो स्टूडेंट्स इसके लेक्चर सुनते हैं, मैं कहता हूँ कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद एग्जाम तो इंशाल्लाह पास होना ही होना है, लेकिन इन लेक्चर का आपको इतना ज़रूर फ़ायदा होगा कि जब आप रेजिडेंट होंगे तो उस वक्त भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जब आप अपना IMM पीजी बनेंगे और अपनी पहला एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, आपने रट्टे नहीं लगाए हुए MCQs को, तो आप IMM इजीली इंशाल्लाह पास कर लेंगे, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो एविडेंस बेस होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट से पढ़ें आप। फिजियोलॉजी, हर एक डिजीज के पीछे एक फिजियोलॉजी है, हर पैथोलॉजी के पीछे एक फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी आपको अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए तैयारी सिर्फ FCPS पास नहीं करना कि MCQ को रट्टे लगा लें। भाई अपनी मेहनत को चैनलाइज करो, कंसेप्ट क्लियर करो। ये कंसेप्ट आपने आज नहीं तो FCPS पार्ट 2 में उस वक्त, इसलिए क्यों हर एक बंदा तो FCPS पार्ट 1 पास कर रहा होता है, लेकिन FCPS पार्ट 2 में हर एक बंदा फंसा होता है, 2-2 साल उधर लगा रहे होते हैं। क्यों 2-2 साल लगा रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए ही नहीं है, रट्टे लगाए थे, MCQ बुक की थी, और एग्जाम में बाय लक वही MCQ आ गए, वो पास हो गए, लेकिन कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है। तो अब जब FCPS पार्ट 2 में शादियां भी हो चुकी हैं, बच्चे भी हो चुके हैं, फैमिली में फंसे हुए हैं, अब उनको
FCPS पार्ट 2 में जब कुछ नहीं आ रहा होता तो फिर उन्हें 2-2 साल लगते हैं, तो 2 साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि जी उन्होंने अपने कंसेप्ट दुरुस्त नहीं किए थे। तो अभी वक़्त है, अभी आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो FCPS पार्ट 1 पास होगा होगा, क्यों? वो होगा, और दूसरा आपकी जो प्रैक्टिस है वो एविडेंस बेस हो जाएगी, आपके कंसेप्ट बन जाएँगे। आप जब पीजी बनेंगे आपको कुछ आता होगा। आपको पता होगा कि आप जब एचओ थे तो रोज़ाना वो रोटेशन में पीजी की जो हो रही होती है वो आपको पता ही होता है, और आता किसी को कुछ नहीं होता। क्यों? कि एमसीक्यू को रट्टे लगा के एफसीपीएस पार्ट 1 पास किया हुआ, और फिर जा और बड़े धड़ल्ले से फिर कह रहे होते हैं एमसीक्यू कर लो, पास हो जाओगे। तो अब जो सिस्टम है वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, वो उन्होंने उसको कर दिया थोड़ा क्लिनिकल ओरिएंटेड एमसीक्यू आते हैं, जिसके कंसेप्ट दुरुस्त नहीं होंगे उसके लिए चीजें क्लियर करना मुश्किल होगा। खैर बात ये थी, अभी हो रही थी सर्जरी की। सर्जरी की बात हो रही थी, तो आपने एनाटॉमी इसमें जो एडिशनल चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्ट स्नेल, आपने अच्छी तरह पढ़नी है भाई, सुन लो सर्जरी वालों, और रेडियोलॉजी और सर्जरी की एक ही गाइडलाइन है। इन लोगों ने सर्जरी शॉर्ट स्नेल अच्छी तरह पढ़नी है, और सारी पढ़नी है, और साथ शेल्फ नोट्स तो करने। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स सबके लिए कंपल्सरी है। बाकी आपने सलाहुद्दीन कमाल सर्जरी आपने वो ले लेनी है, उससे एमसीक्यू करने हैं। रेडियोलॉजी के आपने पास पेपर में रेडियोलॉजी और सर्जरी के एमसीक्यू करेंगे, मेडिसिन करें ना करें, लेकिन आपने जो बुक्स हैं उसमें से जो रेडियोलॉजी और सर्जरी के एमसीक्यू हैं, जो पेपर होंगे वो आपने अच्छी तरह किया करने हैं। बाकी आपको पता है सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक, और वो कौन सी करनी है शेयर कर देंगे हम उसमें ग्रुप में, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर भी हैं वेबसाइट पे, तो वो भी सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, तो एस के सर्जरी में सलाहुद्दीन कमाल, और ओनली वन एमसीक्यू बुक कौन सी है? रफीउल्लाह से पॉइंट करने हैं, और उसी सिस्टम पहले फर्स्ट ईयर से सिस्टम करना है, फर्स्ट ईयर से सिस्टम किया, रफी से पॉइंट किए उसी सिस्टम के, और फिर उसके एमसीक्यू किए कहाँ से? डबल ए नोट से। ये आपकी सर्जरी हो गई। लेकिन जो एडिशनल चीजें हैं फोकस करने वाली वो है एनाटॉमी शॉर्ट स्नेल और एस के सर्जरी, बस ये दो चीजें एडिशनल जो है आपने ऐड करनी है। उसके बाद है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी सेम लाइक सर्जरी, कोई वो चीज नहीं है। एस के सर्जरी एनएफ है, हाँ अगर आपने वो शॉर्ट स्नेल भी कर ली हुई है और एस के सर्जरी कर ली है तो फिर एनएफ है, लेकिन लास्ट पे आपने लेटेस्ट एमसीक्यू करने हैं, गोल्डन फाइल करनी। जो लेटेस्ट एमसीक्यू होंगे जिस तरह एस के 14 है, लास्ट वाले डेज में आपने लेटेस्ट एमसीक्यू पे फोकस करना होता है। अच्छा, उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी गाइडलाइंस। जी ऑप्थेल्मोलॉजी में सेम वही पैटर्न है, फिजियोलॉजी के लिए फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन जो पर्सन दूसरे हैं उनकी उन्होंने बियर फिजियोलॉजी भी करनी है। और जो जनरल पैथोलॉजी पैथोमा लेक्चर, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, और माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। मैं एंड पे आपको माइनर के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि आपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह इनमें से क्या किस तरह आपने करना होता है, बेहतर क्या लगता है आपको? जो माइनर्स हैं मेजर पोर्शन इस तरह आपने करना है। हाँ, और उसके बाद है आपका न्यूरोलॉजी है, वो आपने लेक्चर के साथ ही आपको समझ आनी है, वैसे फर्स्ट एड समझ नहीं आएगी। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स ये ये है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी वालों ने जो एडिशनल चीजें ऐड करनी है जो दूसरों ने नहीं की थी, वो एडिशनल चीजें कौन सी हैं? बाकी वही सेम है, सेम पैटर्न। फर्स्ट एड से सिस्टम किया, रफी से पॉइंट किए, डबल ए नोट से एमसीक्यू किए, और मूव करते गए, और लास्ट पे आपने लेटेस्ट एस के 14-13 जो भी फाइल होंगी वो करनी है। एडिशनल जो चीजें हैं ऑप्थेल्मोलॉजी वालों के लिए, उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ ये आपने सुन लेने हैं। इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे डिस्कस कर दिए हैं। आप सारी बुक तो ऑप्थेल्मोलॉजी की पढ़ नहीं सकते, जदोई पे आप जा नहीं सकते, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर कर दिया होगा। ओसामा ऑप्थेल्मोलॉजी नोट्स ये आपने करने हैं। स्नेल ऑकुलर एनाटमी,
जिनसे फर्स्ट एड नहीं पढ़ी जाती वो फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर सुने बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, इसीलिए तो फर्स्ट एड के लेक्चर्स हैं। और फर्स्ट एड जो है वो किसी से नहीं पढ़ी जाती, ये सिर्फ आपसे नहीं है, सबको वो मुश्किल लगती है। और जिसको वो फर्स्ट जिसको आती है, जो कहता है मुझे समझ आ जाती है फर्स्ट एड, वो तो जीनियस है। और जॉन फेरिस नोट्स, ये नोट्स, ये एडिशनल चीजें हैं जो आपने करनी है, जो ऑप्थेल्मोलॉजी वालों ने करनी है, बाकी वही गाइडलाइन है जो मैंने बता दिया। सिलेक्ट ओनली 1 MCQ बुक, फर्स्ट एड, रफी से पॉइंट, डबल ए नोट से MCQ उसी सिस्टम के, और लेटेस्ट लास्ट पे फाइल, और ये एडिशनल चीजें जो मैंने बताई हैं, ये हैं उनके लिए, ऑप्थेल्मोलॉजी वालों के लिए। उसमें FCPS एनेस्थीसिया गाइडलाइन, जो फर्स्ट एड कर रहे हैं और उनको फर्स्ट एड आती है, वो इजीली MD MS एग्जाम भी पास कर लेते हैं, उनको कोई एडिशनल चीज नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन जिनको कंसेप्ट के साथ फर्स्ट एड आती है, जी देखें जी, FCPS एनेस्थीसिया गाइडलाइन, उसमें उसी तरह आपने वही चीजें करनी है। फिजियोलॉजी के लिए आपको पता है फर्स्ट एड, स्पेशल पैथोलॉजी के लिए जनरल पैथोलॉजी पैथोमा, सॉरी जनरल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगी। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है। एसके, अच्छा यहाँ चेंज है, जहाँ आपने एसके एनेस्थीसिया, तो सलाहुद्दीन कमाल की एनेस्थीसिया बुक आपने उधर से MCQ करने है, या आसम शुएब एनेस्थीसिया, ये बुक आप ऐड कर लें, ठीक है। इसमें से एक बुक ऐड कर लें, सलाहुद्दीन कमाल कर लें या आसम शुएब कर लें। तो सिलेक्ट ओनली 1 MCQ बुक, वो मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट एड, फिर आपने रफ़ी के पॉइंट्स, फिर आपने डबल ए नोट्स, वो आपको पता है। तो सिलेक्ट 1 MCQ बुक। जो एनेस्थीसिया वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, CNS की फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिस्टम है, इन पे उन्होंने फोकस करना होता है जी। ये आपकी गाइडलाइन थी। अब मैं एंड पे आपको ये बताना चाहूंगा, अच्छा, ये ENT के बारे में ये है कि जो ENT है, उसमें बाकी उसकी तैयारी उसी तरह है जिस तरह मैंने बताया, लेकिन ENT की जो एडिशनल चीजें आपने ऐड करनी है, उसमें है ईयर एनाटमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर एनाटमी। और ENT के लिए जो बुक है वो डिंगरा है, आपको पता है, लेकिन डिंगरा इतनी वो लेंथी है कि आप सारी वो पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये करते हैं कि ENT के लेक्चर्स हैं, जो कि एम्बोस क्यू बैंक और यू वर्ड क्यू बैंक से वो कवर किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें उधर से करवाए हुए हैं। तो यू वर्ड क्यू बैंक से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ENT के, वो उधर से करवाए हुए हैं। उनका सोर्स क्या है? यू वर्ड क्यू बैंक और एम्बोस क्यू बैंक, ये वर्ल्ड में सबसे टॉप क्यू बैंक है, हाई यील्ड क्यू बैंक है। तो ईयर एनाटमी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तैयारी उनकी उसी तरह है जो वो करते हैं। अच्छा, लास्ट पे ये देखें, सिंपल आपने किस तरह
ये सारी तैयारी करनी है। आपने फर्स्ट एड करनी है, ओके। कोई भी पहले आपने आर्गन सिस्टम करने हैं, तो फर्स्ट एड से आपने सीवीएस कर लिया। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर नहीं है तो उसने बीएनएस फिजियोलॉजी इधर से करनी है, उसने ये बुक भी ऐड करनी है। नहीं तो सब्सक्राइबर है तो उसको फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। उसके बाद उसने उसी सिस्टम को रफ़ी के पॉइंट करने हैं, फिर उसके एमसीक्यू उसी सिस्टम के सीवीएस के डबल ए नोट से करने हैं। तो इस तरह आपकी फर्स्ट एड भी खत्म हो जाएगी और साथ पास एमसीक्यू भी खत्म हो जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और फिर एंड पे आपने लेटेस्ट एमसीक्यू करने होते हैं, लेटेस्ट जो एसके 13 14 जो भी एसके आई होगी वो आपने कर लेनी है। ये सिंपल आपकी तैयारी है। और अगर आपने फर्स्ट एड अच्छी तरह की है तो आपकी तैयारी जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एफसीपीएस के, वो इसी तैयारी से एमडीएमएस भी दे देते हैं और बहुत से लोग पास भी होते हैं। लेकिन इशू ये है इशू ये है कि 50% जो है एमडीएमएस है वो 50% फर्स्ट ये बेसिक है और 50% ये क्लिनिकल है। तो जो अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स हैं जिस तरह वो उन्होंने फर्स्ट स्टेप टू सीके को भी करना होता है। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो फर्स्ट स्टेप टू सीके किया करें। लेकिन जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनको मैं ये नहीं कहता। लोकल मेडिकल ग्रेजुएट क्योंकि जो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और जो अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट एमडीएमएस के लिए फर्स्ट स्टेप टू सीके करें, क्योंकि बाद में उनके लिए बस ऐसा मौका होता है। एक ही चीज है जो जिन्होंने उनके क्लिनिकल को बेहतर करना है वो फर्स्ट स्टेप टू सीके ही है। तो अगर वो स्टूडेंट्स जो फॉरेन एफएमजीज हैं या अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो अगर फर्स्ट स्टेप टू सीके को स्किप करेंगे तो उनके क्लिनिकल जो है वो इतना जो है वो फिर इतना उनका स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन हमारे इधर से पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं वो फर्स्ट एड स्टेप 1 को ही करें, एफसीपीएस की तैयारी करते रहें और जब वो एग्जाम आए करें एमडीएमएस का तो उसको दे दिया करें, तो वो इधर से ही क्लियर कर लें। अब ये है जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें। जी ओल्ड स्टूडेंट, बिलीव मी, जो रिपीटर्स हैं, आप मुझ पे एक चीज का बिलीव मी, अगर आपको जो मैंने अभी बताया है फर्स्ट एड स्टेप 1 को अच्छी तरह विद कंसेप्ट कर लें और वही रफ़ी के पॉइंट कर लें, डबल ए नोट्स कर लें, एंड पे लेटेस्ट जो है आपका एसके 13 14 कर लें, मैं गारंटी से कहता हूं आपको कि आप पास हैं। अब आप ये कहते हैं कि हमने ये बुक की हुई है, हमने ये की हुई है, आपने विद कंसेप्ट नहीं की हुई। मैं अगर आपने वाकई आप कंसेप्ट से की होती तो गारंटी से आपने फेल नहीं होना था। तो इसलिए आप फर्स्ट एड को अच्छी तरह करें विद कंसेप्ट, रट्टे से नहीं, विद कंसेप्ट करें। और अगर आप खुद से कर सकते हैं खुद से जरूर करें। जहां हमारी हेल्प की जरूरत है, अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो आप जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड समझ नहीं आएगी विदाउट लेक्चर। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड समझ नहीं आएगी विदाउट लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर, आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, उसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप दोबारा उन्हीं एमसीक्यू बुक को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा देंगे, दोबारा पढ़ेंगे, वो जितनी आपने एमसीक्यू बुक पढ़नी थी वो आप 10 दफा पढ़ चुके हैं। आपने 10 दफा हर एक टाइम में वो बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने फर्स्ट एड को अच्छी तरह नहीं पढ़ा। जब तक आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होती एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा। सर रफ़ी एक दफा में याद हो जाएगी। रफ़ी के पॉइंट्स करने, जब आपने फर्स्ट एड अच्छी तरह की होगी तो रफ़ी को आप गो थ्रू कर रहे होंगे। रफ़ी को रट्टा वो बंदा लगाएगा जिसने फर्स्ट एड अच्छी तरह नहीं की। डिम्स नोट्स जो है वो नहीं, एफसीपीएस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देखें,
डीम्स नोट्स आपकी फर्स्ट एड वर्ल्ड इंटरनेशनल एक बुक है जिसको एक दफा आप कर लें, कल को हो सकता है कि एफसीपीएस के दौरान आपका इरादा बन जाए एमआरसीपी करने का, एमआरसीओजी करने का, प्लैब करने का। तो जो भी आपका इरादा बनेगा तो आपने एक इंटरनेशनल बुक विद कंसेप्ट की होगी तो आप परसू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रट्टे लगाए होंगे, सिर्फ एमसीक्यू बुक की होगी, तो आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि मैं कोई बड़ा एग्जाम दे सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मैंने तो एफसीपीएस बाई लक पास हो गया, एमसीक्यू पास किए, रट्टा लग गया, वो निकल गए। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अपने कंसेप्ट भी दुरुस्त करें। और फर्स्ट ईयर को अच्छी तरह करने के बहुत से फायदे हैं। मैं इसके फायदे अगर गिनने लगूं तो बहुत से हैं। एक फायदा क्या है? एक फायदा ये है कि फर्स्ट ईयर को अच्छी तरह कर लेंगे तो एमआरसीपी गाइडलाइन बात की बात है। एक तो आपका एफसीपीएस पार्ट 1 पास हो जाएगा, ये तो एंड पे रखो ना, ये तो पास होना ही होना है। आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो एविडेंस बेस होगी, पीजीशिप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, आईएमएम आपको आसानी होगी आईएमएम पास करने में, जो आपका पहला 2 साल के बाद एग्जाम होता है। आपको एफसीपीएस पार्ट 2 में इसकी बहुत बेनिफिट होगा। आपको रोजाना रोटेशन जो बेइज्जती होगी उससे आप बच जाएंगे, अगर आपने फर्स्ट कंसेप्ट से पढ़ा हुआ है। आप कल को कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं, एमआरसीपी या जो भी एग्जाम है, वो आप इजीली, आप दुबई सऊदी अरेबिया का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आप इजीली पास कर लेंगे। जी सर, स्टेप 2 पढ़नी है सर, अभी अप्लाई कर सकते हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए? जी, अब नवंबर अटेम्प्ट की अभी मुझे डेट का एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी डेट है, स्टूडेंट में कोई बता दे आपको सर ये कोर्स। जब पहला है कि सर स्टेप 2 नहीं पढ़ी और सर अभी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो कर सकते ये। अच्छा सर, ये कोर्स कितने टाइम में कवर करना है, टारगेटेड स्टडी कैसे करें? वही है, ओनली 2 मंथ। दो चीजें हैं जो आप 3 से 4 दिन में एक सिस्टम खत्म किया करें। जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये है कि वो कम से कम 6 से 7 लेक्चर रोजाना 6 लेक्चर रोजाना सुन लिया करें। तो उनका जो एक सिस्टम है, इस वो 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट एड से लेक्चर भी हो जाएंगे और उसके बाद रफी के पॉइंट भी हो जाएंगे और डबल ए नोट्स भी हो जाएंगे। अब ये है कि अगर जिसने फर्स्ट एड अच्छी तरह नहीं की, वो रफी के पॉइंट करते हुए और डबल ए नोट के एमसीक्यू करते हुए इतना टाइम लगा देगा। क्यों? तो वो उसने फर्स्ट एड अच्छी तरह नहीं की, वो हर चीज को रट्टा लगा रहा है, उससे कंसेप्ट नहीं है, वो रट्टे से एमसीक्यू कर रहा है। जिसने फर्स्ट एड विद कंसेप्ट की है या उसने लेक्चर सुने हुए हैं, वो गो थ्रू करेगा। अच्छा ये ठीक है, ये एमसीक्यू ये मैंने पढ़ा, ये कंसेप्ट मुझे आता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो गो थ्रू करने का मतलब है कि जिसके कंसेप्ट दुरुस्त है वो गो थ्रू करेगा इन बुक्स को, और जिसके कंसेप्ट सही नहीं है वो रफी को रट्टे लगाएगा, डबल ए नोट्स को रट्टे लगाएगा, और उतना ही टाइम कंज्यूम होगा जितना वो समझ रहा होगा कि लेक्चर में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा सर, काइंडली अबाउट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट पार्ट 1 प्रिपरेशन विद। जी, ये डिपेंड करता है, हर एक पर्सन पे वेरी करता है। अगर आप परसिस्टेंट कंसिस्टेंट हैं तो ये कम टाइम लगता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और बहुत कम टाइम देते हैं, और हर एक बंदे की जॉब भी वेरी करती है, हर एक पर्सन की फैमिली, तो आपने कम से कम 8 से 9 घंटे दे लें, कम से कम 7-8 आवर्स तो आप जरूर दें। जी, जो फर्स्ट एड है ये भूल जाती है इसका काम। तो आपने ये करना है कि जब इसको खत्म कर लिया सीवीएस को, और अब आप सीएनएस पे जा रहे हैं, तो आप रोजाना और फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जा रहे हैं, तो पिछले सिस्टम बोलते जा रहे हैं, तो आपने डेली जो है वो 1 आवर जो है वो रिवीजन के लिए रखा करना है कि 1 आवर में मैंने रिवीजन करनी है, मैंने बैक जाना है, मैंने सीवीएस को देखना है। अब सीवीएस की हर एक लाइन नहीं पढ़नी, या सीएनएस की हर एक, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं और अब आप पूरा दिन सीवीएस पे लगा दिए, नहीं नहीं। जो लेक्चर सुनते हुए जो एमसीक्यू मैंने हाईलाइट करवाए थे और जो जो डायग्राम आपने बनाई थी, उनको बस आपने जल्दी जल्दी एक नजर से देखने हैं, अकाबी व्यू से। ओके, इस पेज में ये ठीक है, ये चीजें, इस पेज में ये वाली चीजें, ओके जी, इस पेज में ये वाली चीजें। तो फिर आपने 1 घंटे 1 आवर में एक सिस्टम खत्म करना है। ये नहीं कि
आपके पास टाइम फिक्स होना है और आपको पता है इस फिक्स टाइम में 1 आवर में मैंने सारा सिस्टम देखना है। बस 1 घंटा हो गया, आपने उसको मूव करना है, खत्म करना है और अपना दूसरा पढ़ना शुरू कर देना है। तो 1 आवर में आपने सिस्टम खत्म किया करना है। तो ये आपकी रोजाना की रिवीजन होगी। अगर आप रोजाना ये काम कर लेते हैं तो एट द एंड आपको सारी फर्स्ट एड आती होगी। एट द एंड आपने उसको पता होगा, आपने जल्दी जल्दी आप मूव करते जाएंगे। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो फिर क्या होगा, जब आप एंड पे पहुंचेंगे, तो सीरियस भूला होगा। तो ये तरीका है फर्स्ट एड को याद करने का। तो रोजाना के 30 पेजेस रिवाइज कर लिया करें, या कोई सिस्टम 30 पेज रिवाइज कर लें, 1 आवर रखें। तो 1 आवर आपने रिवीजन के लिए रखना। और देखें, ये एक ऐसी पेन है जिसमें से आपने गुजरना है। तो एक दफा मेहनत कर लें। ये नहीं कि ये एक ऐसी पेन है, ये लेनी पड़नी है। 2 पेन होती हैं। एक पेन होती है मेहनत की, हार्डवर्क, ये पेन है पेन ऑफ हार्डवर्क, और इसके बाद सक्सेस है। इसके बाद ये लें जी सक्सेस। और एक है पेन ऑफ जलालत, पेन ऑफ जलालत, जलालत। देखें, जो पर्सन हार्वर्ड की पेन, वो आ जाता है मैं ये पेन नहीं लेनी, सक्सेस तो मिलेगी नहीं, लेकिन क्या होगा, फेलियर जरूर मिलेगा। फेल तो वो होगा क्योंकि उसने हार्वर्ड की पेन नहीं ली। तो उसे पेन ऑफ जलालत तो फील करनी पड़ेगी। तो पेन तो फील करनी है। हाँ, अगर उसने सक्सेस की तरफ जाना है तो उसने इधर से जाना है, ये पाथवे है, इसके बाद सक्सेस है। लेकिन जलालत की पेन के बाद सक्सेस, वो कभी सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकता। तो इसलिए जब पेन लेनी जो है, इस पेन से गुजरना पड़ना है। आज गुजर जाएं, कल गुजर जाएं, हार्वर्ड की जो पेन है, मेहनत की जो पेन है, उसमें से गुजरने ही पड़ना है और फिर ही सक्सेस में जाना है आपने। नहीं तो हमेशा आप एक पेन में रहेंगे, वो जलालत की पेन है, उसमें हमेशा रहेंगे। आ, और वो मुकद्दर होगी। ये तो फिर मुकद्दर है। जिसने हार्वर्ड की पेन ने ली, वो एक पेन तो उसका मुकद्दर बन चुकी है। तो इसलिए ये हार्वर्ड की पेन लेंगे तो फिर ही सक्सेस मिलनी है। मेहनत किए बगैर सक्सेस नहीं मिलनी, ये रख लें। और अगर मेहनत ना की तो जलालत की पेन हमेशा क्रोनिक पेन में चले जाएंगे। तो एक दफा थोड़ी सी अक्यूट पेन ले लें, मेहनत की पेन ले लें और कामयाबी हासिल कर लें, ये बेटर है। हमेशा की पेन, हमेशा की जलालत की पेन से एक दफा अक्यूट मेहनत की पेन लेके सक्सेस हासिल करें। ये मेरा आपको मैसेज है। आई होप कि आपको समझ आया। दुआ है, रब्बी एक तो रब्बी जितनी इल्मा पढ़ लिया करें, या आलम इल्म में इजाफा फरमा। रब्बी जिदनी इल्मा। फिर दूसरी दुआ है या अलीमू पढ़ लिया करें 10 दफा, ए इल्म वाले। फिर है रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी इश्रह ली, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली और मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और मेरी जुबान की लकड़त को दूर कर दे, यानी कि फ्लुएंसी अच्छी बना दे कि दूसरे लोग मेरी बात समझ सकें। तो ये दुआ पढ़ लिया करें, तो ये बहुत अच्छा है। जब भी पढ़ना शुरू करें, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।